हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं हूं अफजल करीम और आप सभी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में द मोस्ट वेलकम है। तो चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टारगेट क्या है? टुडेज टारगेट आज का हमारा सबसे पहला टारगेट है वेट स्टोन ब्रिज। फिजिक्स में ये टॉपिक काफी डेप्थ में दिया हुआ है, बट केमिस्ट्री में थोड़ा सा चर्चा किया गया है। उसी बेसिस पर हम इसको यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। वेट स्टोन ब्रिज के बाद हम आएंगे मोलर कंडक्टिविटी पर। मोलर कंडक्टिविटी, ओके। उसके बाद हम आएंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से डिनोट किया जाता है, ओके। विद किससे? कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कॉन्क के साथ, ओके। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कॉलरोच लॉ। ओके। तो ये 4 टॉपिक्स आज के टारगेट में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ चार्ज। वेट स्टोन ब्रिज, ओके। वेट स्टोन ब्रिज जो है हम लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डेप्थ में पढ़ा जाता है। देखिए वेट स्टोन ब्रिज वेट स्टोन ब्रिज, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? हालांकि अगर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, या नहीं भी पढ़े होंगे तो हम आगे चैप्टर्स आने के बाद फिजिक्स में खुद बताएंगे, ठीक है। वेट स्टोन ब्रिज में ये आपका 4 कैपेसिटर के बीच में भी वेट स्टोन ब्रिज बनता है, और रसिस्टर के बीच में भी, रसिस्टर के बीच में भी वेट स्टोन ब्रिज बनता है, ओके। सपोज यहाँ पे कैपेसिटर डाल दी, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, बट रेयर ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कोई डिटेक्टर लगा देते हैं। ये आपका हो गया वेट स्टोन ब्रिज टाइप का, मतलब कुछ कुछ दिख रहा है, बट वेट स्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है। जैसे सपोज कीजिए इसका रेसिस्टेंस R1 है, ओके। इसका रेसिस्टेंस R2 है, इसका रेसिस्टेंस R3 है, और इसका रेसिस्टेंस R4 है, ओके। यानी ये है R1 रेसिस्टेंस का, ये है R3 रेसिस्टेंस, ये है R4 एंड ये है R2। अगर हम बीच से, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भी रेसिस्टर जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? रेसिस्टर जोड़ देते हैं, तो वेट स्टोन ब्रिज के कंडीशन में वहां से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है, या इसको हटा भी देंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। सर ये P क्या है? आप इसको समझिए डिटेक्टर। क्या है? डिटेक्टर है। P क्या है? डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करेगा कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन फ्लो होगा तो P से, डिटेक्टर से करंट पास नहीं होगा, मतलब वो करंट को डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन नहीं है तो फिर P से करंट पास होगा। सर व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है कि R2 और R4 का रेशियो R1 एंड R2 के रेशियो के
R3 के रेशियो के बराबर होना चाहिए। कंडीशन इसका है R1 अपॉन R3 का रेशियो जब R2 अपॉन R4 के रेशियो के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को वेट स्टोन ब्रिज बोला जाता है। वेट स्टोन ब्रिज बोला जाता है। सपोज हमारे पास जो ये कंडीशन दिया हुआ है इसमें R2 अननोन है। R2 क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ अ सेल, एक सेल का रेसिस्टेंस आप बोल सकते हैं। अगर R2 अननोन है तो अननोन रेसिस्टेंस इस कंडीशन से कैसे निकलेगा? सपोज R2 अननोन है तो अननोन R2 को क्या लिख सकते हैं? अननोन R2 को क्या ये R4 R1 से मल्टीप्लाइड में चले जाएगा? हाँ, यानी R1 मल्टीप्लाई R4 डिवाइडेड बाई R3। ये है आपका अननोन रेसिस्टर्स निकाल सकते हैं, अननोन रेसिस्टर निकाल सकते हैं। ओके सर, रेसिस्टेंस जब हम टॉपिक पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 में कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स उसका शुरुआत हमने कहां से किया? रेसिस्टेंस से किया। और रेसिस्टेंस में हमने क्या बोला था कि रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के होंगे और रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का होगा। और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A किया था, जहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था? रेसिस्टिविटी रॉ था। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A। सर इनवर्स ऑफ रॉ यानी 1 अपॉन रॉ को क्या बोलेंगे? 1 अपॉन रॉ को आप बोलेंगे कापा, यानी रॉ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कापा। के तरह दिख रहा है, हाँ, L अपॉन ए, इसको लिख सकते हैं। रेसिस्टेंस मतलब R2 R1 R3 जो भी होगा, R1 R2 R3 सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। बताइए कोई भी सेल के लिए अगर हम किसी भी सेल को लेते हैं तो उसमें लेंथ और एरिया क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेंथ और एरिया फिक्स होता है और ये वेरी मतलब बहुत कम करता है, ठीक है। अगर हम इस कंडीशन में लेंथ और एरिया को, लेंथ और एरिया को यानी L अपॉन A कंसीडर्ड टू बी यूनिटी, कंसीडर्ड टू बी यूनिटी, अगर हम इसको यूनिट कंसीडर कर लें कि लेंथ भी हमारा 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर है और एरिया भी हमारा 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस सिचुएशन में जब ये दोनों एक एक हो जाएगा तो क्या हम या फिर लेंथ अपॉन एरिया को कंसीडर कर ली यूनिटी, या फिर ऐसे समझिए अगर हम यूनिटी कंसीडर नहीं करते हैं तो लेंथ अपॉन एरिया किसी भी सेल के लिए फिक्स है। अगर कंसीडर कर लेंगे यूनिटी एक कंसीडर कर लेंगे तो R इज इक्वल टू रॉ हो जाएगा। अगर L अपॉन A किसी भी सेल का फिक्स है तो इसको हम सेल कांस्टेंट भी तो बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं? सेल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, सेल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। हाँ, आगे हम बताएंगे कि यूनिटी कंसीडर करके क्या निकाला जाएगा, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। सेल कांस्टेंट, और इसको एक नाम दे देते हैं, इसको एक नाम क्या देते हैं? जी स्टार दे देते हैं, क्योंकि जी हमारा कंडक्टेंस है तो जी स्टार हमने सेल कांस्टेंट को बोल दिया। जी स्टार हमने किसको बोल दिया? सेल कांस्टेंट को बोल दिया। यहां से आपका रेसिस्टेंस क्या होगा? सर ये होगा रॉ इंटू जी स्टार, रॉ इंटू जी स्टार या फिर 1 अपॉन
कापा इंटू जी स्टार, 1 कापा इंटू जी स्टार होगा कि नहीं होगा। लेंथ अपॉन एरिया के बीच, लेंथ अपॉन एरिया में हमने जी स्टार हमने मान लिया कि कोई भी सेल का फिक्स है लेंथ और एरिया, तो उसको हमने जी स्टार दे दिया, सेल कांस्टेंट बोल दिया। तो सेल कांस्टेंट इस सिचुएशन से क्या निकलेगा सर, सेल कांस्टेंट जो है इसको हम रेसिस्टेंस अपॉन रेसिस्टिविटी भी लिख सकते हैं, या रेसिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेसिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं। इस सिचुएशन में आपका आर क्या है? आर है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ओके। रॉ क्या है? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। कापा क्या है? ये है आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी। कापा क्या है? कंडक्टिविटी। और जी स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल। मतलब आपका सेल कांस्टेंट रेसिस्टिविटी अपॉन रॉ हो गया। अगर इसको कंडक्टेंस के टर्म में लिखेंगे तो इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस को कंडक्टेंस बोलते हैं, 1 अपॉन जी इंटू कापा होगा कि नहीं होगा? हाँ, 1 अपॉन जी इंटू कापा। रॉ और कंडक्टेंस के बीच में लिखेंगे, रेसिस्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच में लिखेंगे तो 1 अपॉन रॉ जी होगा कि नहीं होगा? हाँ, जहां पे जी क्या है? कंडक्टेंस है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपका माइंड जो है फोकस्ड होना चाहिए, आपका माइंड में हर एक टाइप का फॉर्मूला जो है रोटेट करना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो ये थी व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी। रेसिस्टेंस जी स्टार हमारा क्या आया? आर अपॉन रॉ। अगर हम बात करते हैं, एक टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी which is denoted by lambda m। ये फुल लैम्डा है, कंप्लीट लैम्डा। ओके, एक होता है पार्शियल लैम्डा। पार्शियल लैम्डा इसको बोला जाता है पार्शियल लैम्डा। जैसे कि आपका डिफरेंशिएशन होता है ना, कि फुल डिफरेंशिएशन के लिए आप कंप्लीट डी अपॉन डी थीटा लिखिए, डी थीटा या डी एक्स या डी वाई, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज फुल डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं? फुल डिफरेंशिएशन। फुल डिफरेंशिएशन, ये फुल डिफरेंशिएशन उसी जगह पर यूज होगा जहां पर एक ही वेरिएबल फंक्शन हो। जैसे कि थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, साइन थीटा हो सकता है, टेन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है। ओके, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली इसमें आते हैं। वहीं पे x लिखते हैं तो साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स अपॉन 5, ये सब आ जाता है ना। लेकिन अगर दो वेरिएबल्स है, थीटा भी है और एक्स भी है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे? उस सिचुएशन में हम डेल अपॉन डेल एक्स करते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसी तरीके से ये जो आपका है कंप्लीट लैम्डा है, इसके ऊपर में अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हो जाएगा पाई, दैट्स वैल्यू इज 22/7 आई थिंक। ओके, एंड 3.14 ये होता है।
लेकिन मोलर कंडक्टिविटी कंप्लीट लैम्डा m को बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी। पार्शियल मोलर कंडक्टिविटी भी होता है। ये आपका कंप्लीट मोलर कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। नाम से ही पता चलता है कंडक्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय कापा, और मोलर मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मतलब मोलरिटी, कापा अपॉन मोलरिटी को आप क्या बोल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट concentration, per unit concentration. Molar conductivity is nothing but conductivity of electrolyte per unit concentration. Conductivity of electrolyte per unit concentration. Molar conductivity lambda m is equal to कंडक्टिविटी अपॉन पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, एंड कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली आपका कई टाइप्स के मोलरिटी होते हैं, मोलरिटी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है उसका यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के टर्म्स में, यानी हम मोलरिटी की बात कर रहे हैं, मोलैलिटी की बात नहीं करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी नाम से ही पता चलता, अगर मोलैलिटी की बात होती तो मोलल कंडक्टिविटी आता, बट यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है, मतलब मोलरिटी हमको लेना है। यस और तो ये आपका मेन फॉर्मूला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हो गया। इसी से सारा का सारा चीजों का वैल्यूज निकल जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा अपॉन से, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा अपॉन से। ओके, तो यहां पे तो आपका अंडरस्टूड है कि ये मोलरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है, मोलरिटी। ओके, कापा क्या होता है, कंडक्टिविटी। अगर हमारे पास कापा का ऐसा यूनिट साइमन, साइमन क्या होता है, साइमन इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ ओम, 1 अपॉन ओम को साइमन बोला जाता है, 1 अपॉन ओम को क्या बोला जाता है, साइमन बोला जाता है, सॉरी 1 अपॉन ओम को साइमन बोला जाता है, आई थिंक ये होगा 1 अपॉन ओम को साइमन बोला जाता है, इनवर्स ऑफ ओम को साइमन बोला जाता है। साइमन अपॉन लेंथ, साइमन अपॉन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या मीटर भी लिख सकते हैं। साइमन पर सेंटीमीटर कापा का ऐसा यूनिट है, और कॉन्सेंट्रेशन का ऐसा यूनिट हम मान लेते हैं मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या मान लिए, कापा का ऐसा यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका कॉन्सेंट्रेशन का ऐसा यूनिट मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। मोल पर सेंटीमीटर देखना होगा कि कापा आपका मीटर में है कि कॉन्सेंट्रेशन आपका सेंटीमीटर में है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होगा तब ये जाकर के जो है सॉल्व होगा, एक प्रॉपरली सॉल्व होगा और करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर, अगर दोनों जगह पर सेंटीमीटर है तो इसका किसका, मोलर कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा मालूम है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सर ये कैसे आया हमको नहीं बुझाया, ठीक है देखते हैं कैसे आया। देखिए मोलर कंडक्टिविटी जो है लैम्डा एम क्या है, कापा अपॉन सी, कापा अपॉन सी, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कापा का ऐसा यूनिट क्या है, साइमन पर सेंटीमीटर, अपॉन सी का ऐसा यूनिट क्या है, मोल पर सेंटीमीटर का क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में है, ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, हाँ, यानी ये होगा साइमन, और 1 सेंटीमीटर नेगेटिव में 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आपका कैंसिल आउट होकर के ये आ गया, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, ऊपर में जाके पॉजिटिव में आ जाएगा,
यानी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल यहाँ पे पॉजिटिव में है, ऊपर जाके क्या होगा नेगेटिव में, यानी कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अगर कापा की वैल्यू साइमन मीटर में हो, साइमन पर मीटर में हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए बहुत आसान है। उस सिचुएशन में क्या होने वाला है? हम क्या बोल रहे हैं? अगर हमारा कापा का एसआई यूनिट साइमन पर मीटर में हो, ओके, और कॉन्सेंट्रेशन कॉन्क मोल पर मीटर क्यूब हो, क्या हो? मोल पर मीटर क्यूब, ओके। मोल पर मीटर क्यूब मतलब माइनस, तो यहां पे मोलर कंडक्टिविटी क्या साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल आएगा। चलिए ये तो बहुत आसान चीजें थी, हमने आपको बताई। लेकिन अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन में आए एक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू कितना साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होगा, या फिर एक साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू डैश साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा। ये यूनिट सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिट क्या होगा, कैसे होगा, आप देख करके बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इन दोनों के बीच में? रिलेशन। और रिलेशन बिल्कुल इजी है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे साइमन है तो साइमन है, मोल है तो पर मोल है तो पर मोल। डिफरेंस किसका है? मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये आएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या डिफरेंस है मीटर स्क्वायर पर डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्या 10⁻⁻² मोल मीटर होता है? 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर होता है। तो इस सिचुएशन से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 10⁻⁴ आ जाएगा, ये 10⁻⁻⁴ आएगा। बिल्कुल इजी इजी इजी, ओके। चलिए इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चंस करते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, ताकि हमको जो है क्लियरिफाई हो जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्टार्ट करें। क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने का एक प्रॉपर वे नहीं जानेंगे, तब तक जो है पूरा का पूरा थ्योरी क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं होगा, कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं होगा। कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चंस का समझना जरूरी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.4, 2.4 हम देख रहे हैं, ठीक है ना? 2.4, 2.4 एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, रेसिस्टेंस of a conductivity cell, okay,
filled with 0.1 mole per liter, filled with 0.1 mole per liter. अच्छा, KCl solution is KCl solution is कितना दिया है 100 ओम 100 ohm. If the resistance of if the resistance of same cell of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520. Okay, 520 ohm. Calculate the conductivity. Calculate the conductivity okay and molar conductivity of and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole. The conductivity of 0.01 या 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 साइमन पर मीटर. ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है. सबसे पहला चीज किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है? बोर्ड लेवल पर, नीट लेवल पर या कॉम्पिटिटिव लेवल की बात नहीं कर रहे हैं. आप क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हुई हैं उस चीजों को एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रेटेजी में आपको पहले लिखना है. क्या करना है? लिखना है. जैसे क्वेश्चन में हम यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन सबसे पहला चीज क्या है? रेसिस्टेंस. ओके, ऑफ कंडक्टिविटी सेल. कौन सा सेल है? कंडक्टिविटी सेल. फिल्ड विद इतना मोलर. देखिए, मोल पर लीटर ये कॉन्सेंट्रेशन है. ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना है? आप M लिख लिए या C लिखिए. C लिख लेते हैं. 0.1 मोल पर लीटर. सॉल्यूशन इज 100 ओम. सॉल्यूशन इज 100 ओम. क्या रेसिस्टेंस 100 ओम है? इतना कॉन्सेंट्रेशन का जो सेल है उसका रेसिस्टेंस कितना है? 100 ओम है. इफ रेसिस्टेंस ऑफ सेम सेल. अच्छा, सेम सेल बोल दिया मतलब सेल कांस्टेंट है. सेम सेल व्हेन फिल्ड विद इतना मोल पर लीटर, यानी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 2 गो हो गया. एक यहां पे पहले है तो इसको C1 बोल देते हैं और C2 कितना है? 0.02 मोल पर लीटर. ओके, रेसिस्टेंस की बात कर रही है, इतना है. अच्छा, रेसिस्टेंस भी 2 गो हो गया तो R2 इसको बोल देते हैं 520 ओम. R1 ये हो.
कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स कापा निकालिए। ओके, कापा निकालिए, कापा क्या होगा? एंड मोलर कंडक्टिविटी, और क्या कैलकुलेट करना है? मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा एम निकालिए। ठीक है, और कितना मोल वाला, मोल पर लीटर, इतना मोल पर लीटर, इतना मोल पर लीटर को C2 बोले हैं, तो यहाँ पे कापा 2 बोल देते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, और यहाँ पे लैम्डा M2 बोल देते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, क्लियरिफाई हो जाता है। द कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोल पर लीटर सॉल्यूशन इज इतना। अच्छा, यानी C1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर कंडक्टिविटी कापा की वैल्यू क्या है? 1.29। तो आप यहां पे कापा 1 लिख दीजिए कि कापा 1 आपका 1.29 साइमन पर मीटर दे रखा है। अच्छा, साइमन पर मीटर, तो मीटर में ही सारा चीज निकालते हैं, बाद में हम सेंटीमीटर में कर लेंगे। सबसे पहली बात कि जो आपका सेल कांस्टेंट है, सेम सेल अगर है, सेम सेल अगर है, सेम सेल, तो इसका लेंथ अपॉन एरिया या एरिया अपॉन लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एल अपॉन ए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो एल अपॉन ए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एल अपॉन ए कांस्टेंट, यानी जी स्टार से डिनोट कर सकते हैं, और जी स्टार का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये कापा इनटू रेसिस्टेंस होता है? अगर कंडक्टेंस दिया रहता तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाते, कंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाते, रेसिस्टेंस को 1 अपॉन जी कर देते, लेकिन यहाँ पे कापा इंटू आर दे रखा है। कापा और आर दे रखा है, चाहे वो फर्स्ट केस में हो, सेकेंड केस में हो, ये दोनों क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट हुआ तो क्या हम लिख सकते हैं कापा 1 R1 जितना होगा उतना ही कापा 2 और R2 का प्रोडक्ट होगा? सर कापा 2 निकालना है, बहुत आसान है। कापा 1 दे रखा है कितना? 1.29 मल्टीप्लाई R1 कितना दे रखा है? 100 इज इक्वल टू कापा 2 निकालना है, कापा 2 निकालना है, और R2 क्या दे रखा है? 520। ओके, कापा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 520 अपॉन ये 129, है कि नहीं? एक बार देखिए, और कापा 2 साइमन पर मीटर में आएगा। अगर हम इसको एग्जैक्टली 130 मान लेते हैं, 130 मान लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, अप्रोक्स ये अगर 130 मान लेते हैं, 130 मान लेते हैं, 13 13 26 13 39 13 52, 4 से कट जाएगा, लेकिन 4 एग्जैक्टली नहीं होगा, बट हम 4 लिख सकते हैं साइमन पर मीटर, है ना? एग्जैक्टली नहीं होगा, इससे थोड़ा सा कम, ज्यादा ही होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर कम है। जब भी कोई भी चीज का डिनोमिनेटर कम होता है तो न्यूमिनेटर ज्यादा हो जाता है, ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाता है ना, जो वैल्यू एक्चुअल में आना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि 4.1 होगा, या 5 नहीं हो सकता, 5 बिल्कुल भी नहीं होगा, 4 से थोड़ा सा ज्यादा, जो भी करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन में है तो वो टिक हो जाएगा। हमने ये चीज निकाल दी, अब हमको क्या निकालना है? लैम्डा M2। लैम्डा M2 क्या ये कापा 2 वाला अपॉन मोलरिटी, यानी कापा 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन, C2 लिख देते हैं। हाँ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन लीटर में है, पर लीटर में है। अगर इसको पर लीटर में है, कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर में है, ये वाला फॉर्मूला से आपका वैल्यू निकलेगा। कॉन्सेंट्रेशन C2 कितना है? 0.02 मोल पर लीटर। अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है, पर मीटर क्यूब में चेंज करना है, ध्यान से सुनिए, पर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये आपका आ जाएगा 20 मोल पर मीटर क्यूब। अब बिल्कुल डेफिनेटली आप बैठा सकते हैं वैल्यू, और जो है कापा 2 की वैल्यू अभी अभी कितना आया? 4 आया। C2 का वैल्यू कितना है? 20।
4 5 जाए 20 यानी 0.2 आप बोल सकते हैं क्या, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इतना आपका करेक्ट आंसर हो गया। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इतना करेक्ट आंसर हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁴ कर दीजिए। सिंपल सिंपल। चलिए वो भी करके दिखा देते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आंसर आने वाला। अप्रोक्सीमेशन, इसी के आसपास वाला जो भी ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, है ना। देखिए आपका कापा 2 कितना आया, कापा 2 आया लगभग लगभग 4 साइमन पर मीटर। 4 साइमन पर मीटर। अगर हम पूरा डिटेल से लिखें तो क्या 4 साइमन अपॉन मीटर लिख सकते हैं, हाँ। और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर यानी 4 साइमन अपॉन 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। पर सेंटीमीटर है कि नहीं। और यहां पे मोलर कंडक्टिविटी कितना आया, 0.2 साइमन मीटर स्क्वायर। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल आया। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल आया तो आप सिंपल 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लगाइए, मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर में लगाइए। आई थिंक आपको क्लियरिफाई हो गया। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन को करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अगर यही आपका कॉम्पिटिटिव लेवल होता तो आप डायरेक्टली ब्रेन से ही मतलब एनालाइज करके आंसर निकाल सकते थे अप्रोक्सीमेशन में, जिसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अदरवाइज आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं डायरेक्टली एक बार अचानक से एग्जाम हॉल में करने की कोशिश किए तो वहां पे गलती होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.5। रेड पेन से लिखते हैं। टू पॉइंट फाइव क्या है, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस of a column of 0.05 mole per liter NaOH, solution of diameter, अच्छा diameter 1 centimeter and length, okay, 50 centimeter is 5.55 multiply 10⁻³ ohm. Calculate its resistivity, okay, conductivity and molar
मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है, जो गिवन है वो लिखिए। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, कौन सा रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ओके, ऑफ कॉलम, कॉलम मतलब सिलेंड्रिकल टाइप का है, कॉलम मतलब सिलेंड्रिकल टाइप का, जैसे कि ये हो गया कॉलम, कॉलम मतलब सिलेंड्रिकल टाइप, ओके, जिसका मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इतना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब C1, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, C इज इक्वल टू कितना है 0.05 मोल पर लीटर, ओके। एनए सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर मतलब यहां से यहां तक, जो कि अगर हम रेडियस निकालें तो हाफ ऑफ द डायमीटर d/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके, ठीक है, डायमीटर। एंड लेंथ, लेंथ मतलब ये वाला कितना है 50 सेंटीमीटर, ओके, एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आपका हो गया। और रेसिस्टेंस कितना है आर, आर आपका है 5.55 मल्टीप्लाई 10⁻3। कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी मतलब रॉ कैलकुलेट करना है, ओके। कंडक्टिविटी मींस कापा कैलकुलेट करना है, और मोलर कंडक्टिविटी मींस लैम्डा एम कैलकुलेट करना है, ओके। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले रेसिस्टिविटी की बात की है तो हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए होता है, हाँ, रॉ एल अपॉन ए। तो हमको एरिया भी चाहिए, और एरिया यहां से पाई आर स्क्वायर से आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि 0.25, 0.25 को क्या आप क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं क्या, हाँ 1/4, यानी इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 1/4, या अप्रोक्सीमेशन लगा दें 1/4, ठीक है, 1/4 0.73475 के आसपास आ जाएगा, 0.75। इफ आई करेक्ट, लेट मी चेक, 31, 4 7 जा 28, कैरी 3, 35 अगर मान लेते हैं, 35 कैरी 3, 35 मान ले, ओके, और उसको 4 से 8 के आसपास आएगा, 8, ओके। तो रॉ यहां से निकल जाएगा, रेसिस्टेंस कितना दे रखा है 5.55 मल्टीप्लाई 10⁻³ इज इक्वल टू रॉ एल, लेंथ सेंटीमीटर में ही है, एल कितना 50 अपॉन ए, एरिया कितना निकला 0.78, ओके। तो रॉ इज इक्वल टू 5.55 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.78 डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे, है ना। तो जो भी आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट आपका आंसर मैच करेगा 10⁻⁴ पावर फैक्टर, ओके। तो ये रॉ की वैल्यू हो गई, और वहां से आप रॉ की वैल्यू जो हुई, ठीक है, अब कापा का वैल्यू निकालना है। कापा का वैल्यू हम जानते हैं क्या कि जी स्टार जो होता है इज इक्वल टू कापा इंटू आर होता है ना। जी स्टार यानी लेंथ अपॉन एरिया, और लेंथ अपॉन एरिया जो कि 50 अपॉन
0.78 है, इज इक्वल टू कापा इंटू रेसिस्टेंस कितना है 5.55 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओके 10⁻³ अगर हम यहां से कापा निकालें तो आप लिख सकते हैं क्या कापा इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 0.78 मल्टीप्लाई 5.55 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये जो कापा की वैल्यू आएगी इसका यूनिट होगा साइमन पर सेंटीमीटर। क्या होगा साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर में आएगी। उसी तरीके से मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हैं, वैसे एक क्वेश्चन बता दिए हैं तो आप निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को पहले आप मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके डायरेक्टली लैम्डा एम निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि आगे का कैलकुलेशन कर लेते बट यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा तब ये निकलेगा, क्योंकि कापा की वैल्यू सिंपल में आना चाहिए, सिंपलेस्ट में, और अभी अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेटिव पोर्शन हो गया ये, ठीक है। तो चलिए आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं। क्या वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग है आपका वेरिएशन, मतलब कैसे वेरी करता है कौन, लैम्डा एम एंड कॉन्क, लैम्डा एम एंड कॉन्क, कॉन्क मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर हम डायग्राम प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करें किसके किसके बीच में, लैम्डा एम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, बट कॉन्सेंट्रेशन ये नहीं है, रूट अंडर कॉन्सेंट्रेशन, रूट अंडर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप इसको कॉन्सेंट्रेशन की पावर हाफ लिख सकते हैं। ये आपका यूनिट किसमें है, मोल पर लीटर की पावर हाफ में। और मोलर कंडक्टिविटी हम किसमें देख रहे हैं, मोल पर लीटर की पावर हाफ, या फिर मोल पर मीटर क्यूब, मीटर लिख देते हैं, पर मीटर क्यूब की पावर हाफ। और मोलर कंडक्टिविटी हम देख रहे हैं साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल पर, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल पर हम देख रहे हैं, ठीक है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल पर, ठीक है सर, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है दो टाइप का होता है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे कि आपका अगर CH3 CH3 COOH दे दिया तो ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, लेकिन वहीं पे NaCl दे देता है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड वीक इलेक्ट्रोलाइट से बिलोंग करते हैं, और जो रियल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बिहेव करते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा, NaCl होगा। मतलब जो ऑर्गेनिकली, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम नहीं स्टडी करते हैं, जिस भी कंपाउंड के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, और जिसके बारे में स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कंटेंट हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कंटेंट नहीं हो। तो इस सिचुएशन से दो टाइप्स के कंपाउंड बन जाते हैं, एक तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ ऐसे ही होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ
ऐसे होता है। ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे होता है, ये वेरिएशन है, ठीक है। आगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में एक प्रॉपर बताएंगे कि ये ग्राफ कैसे आया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे होता है। सर हम अगर बात करें कि सेल कांस्टेंट जो हमने लिखा जी, ये आपका L अपॉन ए है, ओके, L अपॉन ए। और जी स्टार को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसे समझिए, इस साइड हम बनाते हैं, जी क्या है? कंडक्टिविटी। जी क्या है? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी नहीं है, कंडक्टेंस है। क्या है? कंडक्टेंस। कापा कंडक्टिविटी होता है, जी क्या है? कंडक्टेंस है। जी क्या है? कंडक्टेंस। सर जी को हम क्या क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला आप इसमें लिख सकते हैं कापा ए अपॉन एल। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि जी होता है 1 अपॉन आर। अच्छा, जी होता है 1 अपॉन आर। सर रेसिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, आर को क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू कापा इंटू जी स्टार लिख सकते हैं। कापा इंटू जी स्टार, तो 1 अपॉन कापा लिख दीजिए इंटू जी स्टार लिख दीजिए। सर 1 अपॉन कापा को रॉ भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कापा को रॉ लिख सकते हैं 1 अपॉन आर, और आर क्या है? कापा इंटू जी स्टार। कापा इंटू जी स्टार नहीं है, कापा अपॉन जी स्टार, सॉरी सॉरी सॉरी, कापा अपॉन जी स्टार। सर कापा अपॉन 1 या 1 अपॉन कापा को रॉ लिख सकते हैं, तो ये आपका 1 अपॉन रॉ जी स्टार भी लिख सकते हैं। कई सारे फॉर्मूलाज इससे बन जाएंगे, यानी कि आपका बशर्ते कि माइंड का प्रेजेंस होना, अटेंटिव होना जरूरी। ये आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, कंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कंडीशन के लिए कि इफ एरिया एंड लेंथ बिकम अप्रोचेस टू बी या बिकम यूनिट, बिकम इन यूनिटी, अगर हमारा एरिया और लेंथ ओवरऑल हमने बोल दिया क्या? जी स्टार हमारा यूनिट है, तो क्या यहां से कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा हो जाएगा? हाँ, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा हो जाएगा। लेकिन सर कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट जो है साइमन है, ये क्या है? साइमन। और कापा का ऐसा यूनिट क्या है? साइमन पर मीटर। तो कैसे हो सकता है ये इक्वल? कैसे हो सकता है? डायमेंशनली तो इक्वल नहीं है। इसी तरीके से आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नहीं, वो वाला फॉर्मूला नहीं, डिस्प्लेसमेंट वाला ही फॉर्मूला है। एस इज इक्वल टू यू प्लस ऐसे करके कुछ है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से ही डिराइव हुआ है। तो वहां पे जो है आपका पर मीटर छुपा हुआ है, मीटर छुपा हुआ है मल्टीप्लाई में। इसी तरीके से यहाँ पे आपका लेंथ, एरिया अपॉन लेंथ भी छुपा हुआ है। इसका वैल्यू 1 हो गया है, बट ये वैल्यू 1 होने से इसका ऐसा यूनिट इस तरह से नहीं हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट अब भी आपका साइमन पर मीटर इनटू मीटर है, तो मीटर से पर मीटर कैंसिल आउट होकर के साइमन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो आपका जी है, जी क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपका कापा के बराबर है, कंडक्टेंस आपका कापा के बराबर है। सिर्फ वैल्यू हमने बराबर किया है, यूनिट बराबर नहीं किया है। सिर्फ वैल्यूज हमने बराबर किया, यूनिट हमने बराबर नहीं किया है। इस तरीके से अगर हम देखें, मोलर कंडक्टिविटी होता है क्या? मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है?
कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन सी होता है। सी कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। कापा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी एन लिख दीजिए अपॉन वॉल्यूम यानी वी लिख दीजिए। अगर हम यहां पे सिचुएशन रख दिए कि इफ 1 मोल, एक ही मोल है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के पास, इलेक्ट्रोलाइट के पास हैव वी वॉल्यूम है, हैव वॉल्यूम वी है, तो इस सिचुएशन से क्या आपका मोलर कंडक्टिविटी भी कापा वी के बराबर हो गया? हाँ, ये मोलर कंडक्टिविटी कापा वी के बराबर हुआ, बट डायमेंशनली हम नहीं देख रहे हैं, वैल्यू देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वैल्यू देख रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते, वैल्यू देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वैल्यू देख रहे हैं। ओके ओके, हमने ये ग्राफ बनाया वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाते हैं, डाइल्यूशन का मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन घटना, कॉन्सेंट्रेशन घटना, कॉन्सेंट्रेशन घटना, तो मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही सिचुएशन में इंक्रीज होता है, दोनों ही सिचुएशन में इंक्रीज होता है अगर डाइल्यूशन करते हैं तो। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी आ जाता है डाइल्यूशन करने के बाद, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में धीरे धीरे आता है। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों धीरे आता है, चलिए एक बार इसके बारे में चर्चा करते हैं, एक बार इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहां से आया एक्चुअल में? हमने ये ग्राफ कहां से ड्रॉ किया? एक्चुअल में हमने ये ग्राफ कहां से ड्रॉ किया? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा अपॉन सी, कॉन्सेंट्रेशन लिख दिए, कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इसलिए हमने वैसे ग्राफ ड्रॉ कर दिए। बट हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ा सा डिफरेंस ग्राफ क्यों बनाया? क्यों बनाया? देखिए, मोलर कंडक्टिविटी जो है कापा अपॉन सी होता है, नो डाउट होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे, जब तक जितना भी सारा चीजें हमने पढ़ी है सब वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक अच्छा केस बन जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम होता है, क्या होता है? लैम्डा एम होता है, ये होता है लैम्डा एम नोट माइनस ए सी की पावर हाफ, ये आपका होता है लैम्डा एम नोट माइनस ए सी की पावर हाफ। जहां पे लैम्डा एम नोट क्या है? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, आप बोल सकते हैं। यानी जब आपका मोलर कंडक्टिविटी is approaches to be जीरो, मोलर कंडक्टिविटी जब आपका अप्रोच करेगा जीरो पर, उसको लैम्डा एम नोट बोला जाता है, लैम्डा एम नोट बोला जाता है। स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी भी आप बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन को अगर हम ऐसे लिखें तो कोई डाउट? लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस ए सी की पावर माइनस हाफ, सी की पावर हाफ, सी की पावर हाफ, ओके, प्लस लैम्डा एम नोट। सर दोनों तो सेम है? हाँ, दोनों सेम है। इसको कंपेयर कीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, c क्या है? इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर आप इसको कंसीडर करते हैं, तो अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बेसिकली ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के जगह पर हम क्या देंगे? लैम्डा m, क्या देंगे? लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी। m स्लोप है, m क्या है? स्लोप, जिसकी वैल्यू माइनस ए है, माइनस ए। x क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि c इनवर्स है, यानी इसकी वैल्यू c रेज टू पावर हाफ, ओके।
और C क्या है, इंटरसेप्ट है लैम्डा एम नॉट। इसी का ग्राफ कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा। हाँ, यहां पे जो इंटरसेप्ट आया इसी को C बोला जाता है, जिसकी वैल्यू लैम्डा एम नॉट है, जिसकी वैल्यू लैम्डा एम नॉट है। स्लोप इज नथिंग बट टेन थीटा माइनस ए कांस्टेंट है कोई भी, टेन थीटा माइनस है, माइनस ए ये डिनोट करता है कि आपका जो है टेन थीटा मतलब स्लोप नेगेटिव में है। स्लोप किसमें है, नेगेटिव में। ओके, ये ग्राफ समझ में आ गया। इसलिए एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट लिखा है। एनसीईआरटी क्या स्टेटमेंट लिखती है, देखिए एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट लिखती है कि इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि NaCl KCl हो गया। ओके, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वी जैसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट द इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज स्लोली, धीरे धीरे। स्लोली क्या होता है, इंक्रीज होता है। मोलर कंडक्टिविटी स्लोली क्या होता है, इंक्रीज होता है। आर यू अंडरस्टैंड? मतलब कॉन्सेंट्रेशन घटाने का क्या मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन घटाने का मतलब डाइल्यूशन करना, कॉन्सेंट्रेशन घटाने का मतलब डाइल्यूशन। यहाँ पे डाइल्यूशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन कम है। डाइल्यूशन इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मतलब डाइल्यूशन हो गया चीजें। ओके, इतना क्लियर है। अब आते हैं कॉलरोच लॉ पर। किस पर, कॉलरोच लॉ बहुत आसान है। कॉलरोच लॉ के कॉलरोच KOHLRAUSCH लॉ। कॉलरोच लॉ, जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट है NaCl कंपाउंड है, ये डिसोसिएट होगा कैसे, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। कॉलरोच लॉ बोलता है कि अगर मोलर कंडक्टिविटी स्टैंडर्ड केस में किसका, NaCl का लेते हैं, तो NaCl का स्टैंडर्ड केस में मोलर कंडक्टिविटी Na प्लस का स्टैंडर्ड केस में प्लस मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस का स्टैंडर्ड केस में, दोनों का एडिशन होगा। अच्छा, तो अगर इसी टाइप से एक स्टेटमेंट बेस्ड या फिर आपका एमसीक्यू आ गया, क्या हो गया, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है वही है कॉलरोच लॉ, ठीक है। क्वेश्चन है क्या कि हमारे पास एक कंपोनेंट है NaCl, एक कंपोनेंट है KCl और एक कंपोनेंट है NaBr और एक कंपोनेंट है KBr। NaCl KCl NaBr KBr, इसको अरेंज कीजिए और चार गो ऑप्शन दे दिया। चार गो क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन ए, हाँ सपोज ऑप्शन ए दे दिया हमको, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी M भी होना चाहिए ना, M दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr, एक ऑप्शन ये हो गया।
या फिर हम डायरेक्टली बनाए क्या, डायरेक्टली बनाए, चलिए डायरेक्टली बना देते हैं। ऑप्शन क्या लिखेंगे, 4 गो ऑप्शन लिखने में टाइम लग जाएगा जल्द। देखिए इसी टाइप का मतलब ऑप्शन दे दिया कि NaCl का मोलर कंडक्टिविटी का एडिशन अगर NaBr के साथ करेंगे तो क्या वो इक्वल हो सकता है KCl का एडिशन KBr के साथ। तो आपको समझना पड़ेगा इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है Na प्लस और एक है Cl माइनस। इसमें भी 2 कंपोनेंट है, K प्लस और Cl माइनस। इसमें भी 2 कंपोनेंट है, Na प्लस और Br माइनस। इसमें भी 2 कंपोनेंट है, K प्लस और Br माइनस। ठीक है, तो हमको इतना मालूम है कि सोडियम और पोटेशियम आयन का जितना मोलर कंडक्टिविटी होगा उतना ही इस सोडियम और इस पोटेशियम का मोलर कंडक्टिविटी भी, इस क्लोरीन का जितना मोलर कंडक्टिविटी होगा इतना उसका होगा, और क्लोरीन का मोलर कंडक्टिविटी कभी भी बराबर नहीं होगा ब्रोमीन के मोलर कंडक्टिविटी से, इतना तो तय है। तो क्या हम स्टैंडर्ड केस में मोलर कंडक्टिविटी NaCl का लिख दी, ठीक है, प्लस की मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, ठीक है, डिसोसिएट करके भी बताएंगे, एक्चुअल में प्लस नहीं होगा माइनस होगा, एक ही बार में सही कर देते कोई दिक्कत नहीं। माइनस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इन स्टैंडर्ड केस NaBr माइनस मोलर कंडक्टिविटी इन स्टैंडर्ड केस KBr, इतना होगा। हम बोलते हैं ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। अगर ऐसा ऑप्शन कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में दिखे आप आई क्लोज करके टिक लगा सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है या गलत इसका चेक हम कैसे करेंगे, इसको कैसे चेक करें। क्या हम स्टैंडर्ड केस में मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा Na प्लस लिख सकते हैं प्लस लैम्डा Cl माइनस, हाँ माइनस बाहर में है, इसको लैम्डा K प्लस माइनस लैम्डा नोट है Cl माइनस लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं इसको। यहां पे माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर में होल माइनस इज इक्वल टू लैम्डा Na प्लस लैम्डा नोट है लैम्डा नोट Br माइनस लैम्डा नोट K प्लस माइनस लैम्डा नोट Br माइनस। अब देखिए लैम्डा नोट Cl माइनस प्लस में है, लैम्डा नोट Cl माइनस माइनस में है, दोनों कट जाएगा। लैम्डा नोट Br माइनस प्लस में है, लैम्डा नोट Br माइनस माइनस में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, लैम्डा नोट Na प्लस माइनस लैम्डा नोट K प्लस, जो कि बराबर है लैम्डा नोट Na प्लस माइनस लैम्डा नोट K प्लस, यानी ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल आ गया, मतलब हमारा ये ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन को अरेंज करने का कई सारे मेथड हो सकते हैं। इस ऑप्शन को आपको ऐसे भी अरेंज कर सकता है कि लैम्डा नोट NaCl का इधर कर दिए माइनस कर दिए लैम्डा नोट NaBr का इज इक्वल टू इसको इधर करके प्लस कर दिए लैम्डा नोट KCl का प्लस में आ गया माइनस लैम्डा नोट KBr का माइनस में, ये भी सही है। इसको अरेंज करने का मेथड अलग अलग है, या फिर हम इसको इधर लिख करके लैम्डा नोट NaCl प्लस लैम्डा नोट KBr कर सकते हैं इज इक्वल टू लैम्डा नोट NaBr प्लस लैम्डा नोट KCl कर सकते हैं। अरेंज करने का मेथड सिर्फ डिफरेंस है, बट लेकिन अगर अरेंज किए इस सिचुएशन में इस फॉर्मेट में अरेंज किए, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया यहाँ पे माइनस कर दिया तो फिर गलत होगी।
मतलब अरेंज करने का कोई भी सिचुएशन में आप अरेंज कीजिए, बट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इजिली आपका ये होगा। ठीक है, तो यहीं पर क्लास को बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।